नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे लगभग तैयार। करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बना हाईवे। डाटखाली से गणेशपुर तक 6 लेन में ट्रैफिक खुला है। 2.5 से 3 घंटे का हुआ दून दिल्ली का सफर। वन क्षेत्र से गुजरने वाले हिस्से में साउंड बैरियर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इसका उद्घाटन भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन कर सकते हैं। डाटकाली से गणेशपुर तक 6 लेन में ट्रैफिक खोला जाएगा और 2.5 से 3 घंटे का अब ये सफ़र हो जाएगा। यानी कि दिल्ली से देहरादून पहुंचना अब आसान होगा और वन क्षेत्र से गुजरने वाले हिस्सों में साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन भी जल्द कर सकते हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे लगभग पूरा हो गया है। एक्सप्रेसवे ये बनाया गया है जो कि लगभग पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से यह हाईवे बनाया जा रहा है। तो डाटखाली से गणेशपुर तक 6 लेन में ट्रैफिक को खोला जाएगा। तो 2.5 से 3 घंटे की दूरी अब ये मात्र रह जाएगी दिल्ली से देहरादून तक के सफ़र की। वन क्षेत्र से गुजरने वाले हिस्सों में साउंड बैरियर भी लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को काफ़ी आसानी भी हो जाएगी और जो रास्ता अभी 5 से 6 घंटे का रहता था वो घटकर 2.5 से 3 घंटे की ये दूरी रह जाएगी। यानी कि दिल्ली से देहरादून तक जाने वाले और आने वाले लोगों को केवल 2.5 से 3 घंटे में ही पहुंच सकेंगे वो लोग। और ऐसे में तैयारियां अब इसकी जोरों शोरों से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन भी कर सकते हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब इसका उद्घाटन हो सकता है और कब से इसका पर संचालन कर सकेंगे ये यात्री? हाँ देखिए विशाल, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लगभग तैयार हो चुका है। करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बन हुआ ये एक्सप्रेसवे अंतिम चरण में पहुंचा है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। डाटखाली से लेकर गणेशपुर तक अगर हम बात करें तो 12 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन जो है 6 लेन में बनाया गया है, जिसके लिए ट्रैफिक भी खोला गया है। हालांकि इस पर सिर्फ अभी फिलहाल बाइकों को अनुमति दी गई है। बीच में त्योहारों के दौरान जो है बड़े वाहनों को अनुमति दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो है काम बाकी है, तो इसलिए सिर्फ बाइक यानी कि 2 पहिया वाहनों को ही वहां से निकलने की अनुमति दी जा रही है। अगर देखा जाए तो देहरादून से दिल्ली का सफर अब इस के संचालन पूरी तरह से होने के बाद जो है 2.5 से 3 घंटे में पूरा होगा और करीब 3 से 40 मीटर लंबी सुरंग और 12 मोबाइल टावर यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ाए गए हैं इस दौरान, ताकि जो है अगर कहीं पर नेटवर्क की समस्या आती थी तो वो उसमें जो है काफी परेशानियां जो है यात्रियों को रहती थी, लेकिन अब इसके लिए भी प्रावधान किया गया है ताकि वहां पर लोगों को किसी प्रकार की समस्या न रहे। वन क्षेत्र में गुजरने वाले हिस्सों में साउंड बैरियर लगाए गए हैं। संभावना है कि इस जब पूरा ये काम हो जाएगा उसके बाद जब इसका उद्घाटन होगा तो आप उस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। तो इसके अगर देखा जाए तो क्योंकि काफी जो है लंबा वक्त हो गया है, ये सुनने में आ रहा था इसका जल्द उद्घाटन होगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अंतिम चरण में काम पहुंच गया और जल्दी इसका उद्घाटन हो जाएगा और लोगों के लिए इसको खोल दिया जाएगा। जी। लेकिन ये योगेश, कहाँ से कहाँ तक ये रूट अभी खोल दिए जाएंगे? और क्योंकि अभी ठीक है, ये दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे है अभी डाटकाली से और गणेशपुर तक तो संचालन हो ही सकता है इसका, लेकिन आगे कहाँ तक कैसे लोग जा सकेंगे और कितना फ़ायदा इससे होगा? अब देखिए इसको देखा जाए तो 4 चरणों में इसको बनाया गया है और जिस तरह से जो है एक्सदाम से शुरू होकर के ये इसको शामली और बागपत से होते हुए ये है देहरादून तक पहुंच रहा है, सहारनपुर होते हुए। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो इसके हिस्से की अगर हम बात करें तो अधिकांश हिस्से पूरे हो चुके हैं। इसकी एलिवेटेड रोड की अगर हम बात करें डाटखाली से लेकर गणेशपुर की तो यह भी कंप्लीट है, लेकिन इसमें कुछ काम जो है वो लाइटिंग का जो है बाकी है, जिसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो है बिहारीगढ़ से अगला एक बड़ा जो बाईपास रोड निकाला गया है एलिवेटेड, वो भी जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें वो भी जल्द ही जो है खोल दिया जाएगा। इसके अलावा आगे के हम पुलों की बात करें तो वह भी लगभग पूरे हो चुके हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग काम पूरा है। साइड से निकलने वाले जो वाहन है उनके लिए जो है अलग से रोड बनाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये काम पूरा होने के बाद जल्द ही जो है इसको खोल दिया जाएगा। उसके बाद इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होते ही यहाँ से जो है
जो वाहन है वो फर्राटे भरते हुए नजर आएंगे जी। योगेश, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की भी संभावनाएं हैं, जल्द वो उत्तराखंड भी आ सकते हैं, क्या इस दौरान भी इसका उद्घाटन होने की संभावना है? हाँ देखिए, पूरा इसके बनने के बाद ही इसका उद्घाटन होगा, क्योंकि अभी तक टोल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो है बीच के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर जो है अभी ये काम बाकी है, तो ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि क्या इस बार हो जाएगा, लेकिन देखना होगा कि पूरा काम क्या इस वक्त हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत वक्त इसमें लगना है, काम इसमें बाकी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर ये काम अगर होता है तो निश्चित तौर पर जल्दी इसका उद्घाटन हो जाएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे, हरिद्वार दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रशासन ने जारी किया ट्रैफिक प्लान। 2 नवंबर को सुबह 6 बजे से हाईवे पर भारी वाहनों का संचालन रहेगा बंद। पतंजलि विश्वविद्यालय में आम वाहनों की एंट्री पर भी रोक रहेगी। केवल अधिकृत वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। दिल्ली से आने वाले वाहनों को लक्सर कनखल मार्ग से भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 नवंबर को सुबह 6 बजे हाईवे पर भारी वाहनों की पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जा चुकी हैं और किस तरह का प्लान जो है वो राष्ट्रपति का रहने वाला है? बिल्कुल देखिए, आने वाले दिनों में लगातार जो उत्तराखंड है यहाँ पे एक वीआईपी मूवमेंट होने वाला है, जिसको लेकर तमाम जो उत्तराखंड के अधिकारी है वो यहाँ पे तमाम जो मंत्रीगण है वो तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि सबसे अहम जो कार्यक्रम होने वाले वो हरिद्वार में होने वाले कल, यानी 2 नवंबर को सुबह करीब 6 बजे से तमाम जो ट्रैफिक प्लान था वो लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरिद्वार पहुंचेंगे। यहाँ पे पतंजलि यूनिवर्सिटी के जो दीक्षांत समारोह है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पे शिरकत करेंगे, जिसको लेकर तमाम जो प्रशासन के अधिकारी वो कई दिन पहले से जुटे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे अब जो ट्रैफिक प्लान है वो भी लागू कर दिया गया है। बताया गया है कि सुबह 6 बजे से लेकर जब तक ये कार्यक्रम रहेगा तब तक हाईवे पर किसी भी तरह कोई हैवी ट्रैफिक नहीं चलने दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे दिल्ली की ओर से आने वाले वाहन है उनको लक्सर और कनकल होते हुए हरिद्वार भेजा जाएगा। इसके अलावा जो वाहन सहारनपुर की ओर से आते हैं, उत्तर प्रदेश की ओर से आते हैं, उनको लिए भी अलग से एक रूट निर्धारित कर दिया गया है। खास बात ये रहेगी कि यहाँ पे तमाम जो वाहन होंगे जो पतंजलि के अंदर जाते हैं उनको भी पतंजलि में नहीं जाने दिया जाएगा। केवल वही वाहन पतंजलि में जा पाएंगे जो जिसकी एक लिस्ट जो वहाँ पे पुलिस प्रशासन जिसकी ड्यूटी वहाँ पे रहेगी उसके पास होगी। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो अधिकारियों के वाहन होंगे वो वहाँ पे जाने की उनको केवल अनुमति मिलेगी। यानी कि जिस तरीके से ट्रैफिक प्लान लागू किया गया, सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ पे खड़े किए गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का ये दौरा है जिसको लेके कई जो गोपनीय एजेंसी है वो भी इस पर काम कर रही है। साथ ही साथ जो यहाँ पे लोकल पुलिस यूनिट है, यानी कि एलआईजी और तमाम जो एसओजी विभाग है, इसके अलावा तमाम जो पुलिस की टीमें होगी वो यहाँ पे गठित की गई है, जिसको लेके यहाँ पे तमाम जो हरिद्वार के जो एसएसपी और डीएम है उनके द्वारा यहाँ पे पुलिस प्रशासन को पहले ब्रीफ कर दिया गया था। और साथ ही साथ यहाँ जहाँ ये कार्यक्रम होने इसका भी निरीक्षण कई दिनों से लगातार चल रहा है जी। लेकिन मनोज, जो बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं और इधर उधर से लोग आते हैं, उनको इस दौरान काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके का ये वीआईपी मूवमेंट हरिद्वार में होने वाला है उसको लेके जाहिर सी बात है कि जो स्थानीय लोग हैं और जो यहाँ पे रोजाना यात्री भी आते हैं उसको भी उनके सामने एक कड़ी चुनौती होगी। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को ये सूचना भिजवाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो यहाँ पे रोड निर्धारित किए गए हैं आप उन्हीं से जाए। यहाँ पे जो समस्या होगी उसके लिए यहाँ पे पुलिस बल भी सड़कों पर तैनात रहेगी। यहाँ पे जो यात्री होंगे उनका वो सहयोग करेगी उनको रास्ता बताने में, क्योंकि ऐसे कुछ यात्री होते जो पहली बार हरिद्वार आते हैं दर्शन करने के लिए, तो थोड़ी सी परेशानी आज जो यात्री है उनको जरूर उठानी पड़ेगी। लेकिन पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि तमाम जो पुलिस के जवान होंगे वो सड़कों पे यात्रियों की दिक्कत ना हो उनको देखने के लिए भी यहाँ पे जो है तैनात रहेंगे। साथ ही साथ ये वीआईपी मूवमेंट होगा उस समय भी यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा जी। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लक्सर तहसील क्षेत्र के हबीबपुर कुड़े गांव में सरकार जनता के द्वारा एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में अधिकांश शिकायतें सरकारी राशन न मिलने और कुछ शिकायतें गांव के लगे पेयजल विभाग की पाइपलाइन लीकेज के रहे हैं, जिसकी वजह से गांव के सड़कों पर जगह जगह पानी भी भरा हुआ है। इस पानी से गांव में तरह तरह की बीमारियां भी पनप सकती हैं। वहीं शिविर में पहुंचे लक्सर उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने लोगों को सरकार की योजना की जानकारी भी दी है।
सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आज हबीबपुर कुड़ी में हमने ये लगाया है प्रोग्राम। यहाँ पर सभी विभाग के कर्मचारी हैं और ग्रामीण हैं, यहाँ पर अपनी शिकायतें लेके आ रहे हैं। मौखिक शिकायतों में हमें जो मिली है उनमें खाद्य विभाग से संबंधित है, जिसमें जो कोटे का राशन मिलता है उसके संबंध में शिकायत है, और कुछ शिकायतें हमारे यहाँ पानी के संबंध में है, कहीं लीकेज है तो उसके संबंध में है। तो उनके जो अधिकारी यहाँ पर आए उनको निर्देशित किया गया है कि तुरंत इन शिकायतों का निस्तारण करें, और यहाँ पर जितने भी विभाग के अधिकारी हैं सब अपने विभाग के जो भी सरकार द्वारा कार्यक्रम या योजनाएं चलाई जा रही है उसका भी सभी ग्रामीणों को बता रहे हैं, और हम ग्रामीणों से ये निवेदन हम कर रहे हैं कि वो जो भी सरकार के लाभ हैं उनका सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं। क्या सभी शिकायतें आपको मौखिक मिली हैं? कुछ हमें रिटर्न में भी दे रहे हैं, रिटर्न में शिकायतें आ रही हैं तो उनका भी हम निस्तारण कराएंगे। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इन 25 वर्षों में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, जो दावा करती है कि बीजेपी की सरकार में सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य हुए हैं, जिस पर विपक्ष के कई सवाल हैं। उद्योग के क्षेत्र में कितना काम हुआ और आगे किस प्लान पर सरकार काम कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में रजत जयंती की तैयारियां जोरों पर है। 25 वर्षों में उत्तराखंड की तस्वीरें बदली या नहीं बदली, इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति है। लेकिन आंकड़ों को देखें तो औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। निवेश ने जहां रफ्तार पकड़ी तो कौशल विकास की सरकार ने प्रदेश को नए आयामों तक पहुंचाया। वर्ष 2000 से 2001 में जहां राज्य में मात्र 14,163 उद्योग थे, वहीं आज ये संख्या बढ़कर 93,887 पहुंच गई है। इसमें बड़े उद्योग एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयां शामिल हैं। इन उद्योगों में लगभग 55.58 हजार करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है, जिससे 5,91,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। बिल्कुल, देखिए औद्योगिक क्षेत्र में हमने बहुत बढ़ोतरी करी है। उत्तराखंड के अंदर जब हमें उत्तराखंड मिला था तब उस वक्त हम 14,163 उद्योग यहाँ लगा पाए थे। आज हम 94,000 से ऊपर यहाँ पर उद्योग लगा चुके हैं। हमारी इन्वेस्टर समिट हुई है, यहाँ पर हमने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। 1 लाख तक की हमारी ग्राउंडिंग हो चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि हमने हर क्षेत्र में यहाँ पर हर सेक्टर में काम किया है। पर्यटन के क्षेत्र में भी हमने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने काम किया, फार्मा के क्षेत्र में भी हमने काम किया, यहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमने काम किया। आज हमारा प्रदेश जो तरक्की कर रहा है वो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हमने उद्योग लगाए हैं, उन उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। यहाँ के लोगों को हमने रोजगार देने का काम किया है। यहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों को उन रोजगारों से जोड़ने का काम सरकार ने किया है। विकास कौशल के जरिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पॉलिटेक्निक क्षेत्र में हमने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, मातृशक्ति को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। इस प्रदेश के अंदर औद्योगिक क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है उसको आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश में थे उस वक्त हमारा जो क्षेत्रफल था वो औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ना के बराबर था। लेकिन जब उत्तराखंड हमको मिला उसके बाद हमें मौका मिला कि औद्योगिक क्षेत्र में इस उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जहां पर हम अपने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। जितनी भी हमारी यहाँ पर मल्टी कंपनियां पहुंच रही है वो यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। सरकार का दावा है कि उपलब्धि राज्य के वैश्विक निवेश सम्मेलन के आंकड़ों से अलग है। सम्मेलन के तहत अब तक 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं, जबकि कुल 2.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्रक्रिया में है। इनमें सबसे अधिक करार मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन क्षेत्र में है। साथ ही ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, फार्मा, आयुष, औद्यानिकी और सेवा क्षेत्र में भी धरातल पर काम हो रहा है। लेकिन राज्य को औद्योगिक प्रगति की ओर गति देने के लिए कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी है।
पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से यहाँ पर पैकेज बढ़ाने का काम किया औद्योगिक क्षेत्र में, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और क्योंकि रजत जयंती के समीप हम हैं, 9 नवंबर को हमारा ये उत्तराखंड 25 वर्ष का हो जाएगा और हमने बहुत कुछ औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पर पाया है। हम ऊर्जा से लेकर के शिक्षा और स्वास्थ्य तक की जो हमारी जो सेवाएं हैं वो हमने लोगों को देने का काम किया है और पहाड़ी क्षेत्रों में भी हमने इन रोजगारों को पहुंचाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमने किया है और अभी बहुत कुछ करना हमें बाकी है, क्योंकि नया नवाचार जो हम छात्रों को जोड़ रहे हैं, जो हम युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो एक नवाचार से उनको जोड़ने का जो हम काम कर रहे हैं वो इस प्रदेश के लिए बहुत ही आगे आने वाले समय में सराहनीय कदम होगा। एक ऐतिहासिक कदम होगा कि हम यहाँ के युवाओं को, यहाँ के पलायन को रोकने का काम करें, मातृशक्ति को, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करें, युवाओं को रोजगार देने का काम करें। इसकी ओर हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि सारा काम सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड नहीं हो सकता, बल्कि सब रोजगार के माध्यम से, औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से भी इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं और उसी नवाचार को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इधर सरकार का मानना है कि उत्तराखंड में निवेशकों को सरकार हर प्रकार की सुविधा मुहैया करा रही है। पिछले 2 दिनों से 3 वर्षों में नए उद्योग के स्थापित होने पर रफ्तार बढ़ी है। इससे न केवल पूंजी निवेश में बढ़ोतरी मिली, बल्कि रोजगार भी सृजित हुआ है। वैश्विक निवेश सम्मेलन में 1 लाख करोड़ निवेश की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। राज्य सरकार उद्योगपतियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर मानती है। उद्योग को लेकर सरकार के दावे तो विपक्ष के कई सवाल हैं। विपक्ष का कहना है कि जिन एमएसएमई की बात सरकार कर रही है, धरातल पर इसके विपरीत तस्वीरें हैं। रोजगार न मिलने पर पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं, जो खुद पलायन आयोग के रिपोर्ट के जरिए समझा जा सकता है। फिर सरकार के औद्योगिक विकास की बात कर रही है, जिसका फायदा प्रदेशवासियों को ही नहीं मिल रहा हो। प्रदेश में निवेश को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन वो दावे धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। एमएसएमई को लेकर के जो दावे हो रहे हैं वो एमएसएमई धरातल पर नजर भी तो आने चाहिए। हकीकत ये है कि आज प्रदेश से बेरोजगार बड़ी भारी मात्रा में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। प्रदेश सरकार के ही पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही थी कि प्रतिदिन 270 लोग उत्तराखंड से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। आखिर वो पलायन कब रुकेगा, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आज घर घर में बेरोजगारों की फौज है। प्रदेश के बेरोजगार बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार की मांग को लेकर के। अगर एमएसएमई के जो दावे प्रदेश सरकार कर रही है वो धरातल पर उतरते तो इतनी बड़ी तादाद में घर घर में बेरोजगारों की फौज क्यों होती। और एमएसएमई कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि उसको छुपाया जा सकता है। अगर वो होंगे तो धरातल पर नजर आएंगे, लेकिन धरातल पर जो सरकार के दावे हैं वो दावे अगर नजर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ही ये सारे दावे कागजी हैं, झूठे हैं और जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए विज्ञापनबाजी के अलावा इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश सरकार को वही दावे करने चाहिए जो वास्तव में धरातल पर नजर आए। कागजी दावे करने से सरकार की जो विश्वसनीयता है वही प्रभावित होगी और इसका नुकसान भाजपा को प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। ऊधम सिंह नगर के खुपरिया में औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित करने का काम जारी है। प्रदेश में निवेश को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इतना तो साफ है कि निवेश जरूर बढ़ा, लेकिन सरकार को ये समझना होगा कि 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं होना, औद्योगिक क्षेत्र में संपर्क मार्ग और नाले नालियों का निर्माण के साथ रखरखाव न होना, महिला छात्रावास न होना, खराब सड़कें, लाइट की व्यवस्था न होना और सुरक्षा निवेश की रफ्तार पर रोड़ा बने हुए हैं, जिससे सरकार को पार पाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चंपावत जिले में 1 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन दर्जा मंत्री श्याम नारायण पांडे ने किया। इस महोत्सव में जिले के 4 विकास खंडों से चयनित टीमों ने भी प्रतिभाग किया और विभिन्न वर्गों में लोहाघाट विकास खंड प्रथम रहा। वहीं जिला युवा कल्याण अधिकारी जसवंत ने बताया है कि युवा कल्याण विभाग की ओर से चंपावत स्तर से जिला स्तर तक समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हर जगह युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रमों का
विस्तार पूर्वक प्रचार और प्रसार हो पा रहा है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि प्रथम रूप में ये ब्लॉक स्तर पर युवा कल्याण विभाग द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके पश्चात आज जनपद स्तर पर ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें से चारों विकास खंडों के टीम के प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। प्रतियोगिताओं में भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग, कहानी, कविता, लोकगीत, लोक नृत्य ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं और विजयी प्रतिभागी राज्य स्तर पर होने वाले प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग। युवा कल्याण जो युवा महोत्सव होता है, ये जो है एक बहुत ही अच्छा मंच है हम जैसे युवाओं के लिए, जो कि हम हर वर्ष जो है युवा महोत्सव में प्रतिभाग करते हैं और हमारी टीम जो है पिछली बार भी जो है और पूर्व में भी जो है 7 बार लगातार जो है राज्य स्तर से भी प्रथम आकर जो है हम नेशनल तक, राष्ट्रीय स्तर तक हम प्रतिभाग कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर तक जो है हमारी टीम लोकगीत, लोक नृत्य जो है इसमें, और जो है मैं भी स्वयं एकल जो विधाएं होती हैं, शास्त्रीय गायन, गिटार या कीबोर्ड, हारमोनियम, तो इन सब में भी हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभाग किया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मंच है जिससे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने के मौके उन्हें मिलते हैं। शुक्रवार को बुग्गावाला में एक डीसीएम ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। रोहित और सचिन बिहारीगढ़ से अन्य की जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। टक्कर के बाद चालक वाहन छोड़कर भाग गया। पुलिस ने शवों को अस्पताल में पहुंचाया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। खबर लक्सर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंढोरा में एंटी रेबीज इंजेक्शन न लगाने पर लोगों ने जमकर हंगामा काटा और अस्पताल में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मरीज गेट पर धरने पर बैठ गए, जिन्हें चिकित्सा प्रभारी ने समझा बुझाकर शांत किया। आरोप है कि अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट सुबह 10 बजे के बाद ड्यूटी पर पहुंचती है और 2 बजे से पहले ही औषधि भंडार को बंद करके चली जाती है, जिसके चलते मरीजों को दवाई नहीं मिल पाती है। वहीं अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रांत सिरोही का कहना है कि अस्पताल में शेड्यूल के हिसाब से रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और फार्मासिस्ट विभागीय कार्य से गई थी। सद्दाम भाई, यहाँ की दिन प्रतिदिन बहुत शिकायत मिल रही थी सामुदायिक केंद्र की। यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं ना तो यहाँ पर सही से ट्रीटमेंट कर रहे, और सारी मशीनें जांच लिख के ऐसे बता देते हैं कि सारी मशीनें ख़राब पड़ी, रुड़की चले जाओ वहाँ जांच करा लो अपनी। और जो यहाँ पर डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, जो इनके फार्मासिस्ट है अंदर बैठे हुए, वो इन्हें ये बोलते हैं कि तुम दवाई बाहर से ले लो, यहाँ दवाई नहीं है। जब यहाँ पर पेशेंट इनके साथ लड़ता है, झगड़ता है, तब जाकर ये दवाई देते हैं बाहर से। तो बहुत बड़ी धांधली चल रही यहाँ पर। और जो ये डोज है, रेबीज डोज, कल यहाँ पर कुछ पेशेंट आए थे, ये देखो वहाँ पर्चे, ठीक है। तो कल इन्हें डोज के लिए मना कर दी कि हमारे यहाँ डोज है नहीं। फिर उसके बाद ये मंगलौर गए आज, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि भाई ये तो लंढोरा में है थे डोज कल, लेकिन लगाई क्यों नहीं। अब उसके बाद ये यहाँ पर आए, तो अब इन्होंने रात पता नहीं कौन सा इन्होंने सीएम ऑफिस खुलवाया, कौन सा इन्होंने दफ्तर खुलवाया, रातों रात यहाँ डोज पैदा कर दी इन्होंने। तो ये मुझे लग रहा कि सीधा सा आरोप में सीधा लगाऊंगा, ये डोज भी बाहर बेचने का काम कर रहे हैं यहाँ। और जितनी भी हमारी मतलब पेशेंट है लंढोरे के, सारे सबके साथ ये खिलवाड़ कर रहे। अगर इन्हें सही से काम नहीं करना तो क्या फ़ायदा, बंद करो, अपने घर चले जाओ। फिर क्यों नाम कर रहे हैं कि यहाँ पर सामुदायिक केंद्र चल रहा। कल दरअसल मैं रुड़की नगर निगम में भी कार्यरत हूँ। कल हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन होना था, जिसकी वजह से मैं अस्पताल नहीं आया था। कल यहाँ पर कुछ मरीजों और स्टाफ के बीच में कुछ नोक-झोंक हुई, जिसका मुझे पता चला। ऐसा नहीं होता है, जो इंजेक्शन होते हैं ARV के, उसमें हम लोगों का एक शेड्यूल होता है, तो वो उसी शेड्यूल के अनुसार वो दवाइयाँ लगाई जाती हैं। यदि वो नहीं होती हैं इन केस हमारे पास, तो या तो हम उनको मंगलौर भेजते हैं या हम रुड़की सिविल हॉस्पिटल भेजते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास कल स्टॉक नहीं था, ये बात सच है, लेकिन हमारे पास आज पूरा अवेलेबल स्टॉक है। और अब जो भी पेशेंट आएगा, हम उनको जो भी है सब किया जाएगा। देखिए, वो आपके सामने ही हुआ था कि मरीज़ उस दिन नहीं आया था, तो मैं अक्सर ये लिख देता हूँ कि जिस दिन मरीज़ नहीं आएगा तो मैं उस दिन लिख दूंगा उसके कागज़ पे कि पेशेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। नहीं, हमारे पास भरपूर मात्रा में दवाई। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी होता है, तो हम उनसे बोल देते हैं कि आप इनको बाजार से, ऐसा नहीं। लेकिन उनका कहना यह है कि दवाई लिख दी और हमें बाहर से बोला। नहीं, जो जिस मरीज की जो दवाई है, जिस मर्ज की जो दवाई है, वही लिखी जाती है और वही मिलती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।